कर्नाटक पर मुस्लिम खवातीन जो है सड़कों पर उतर आई है। पूरा मामला हिजाब पर पाबंदी का है। आपको बता दें, हिजाब की हिमायत में मुस्लिम खवातीन आज सड़कों पर उतर आई हैं। रियासत के हासन, मंडिया, मुडकेरी शहरों में आज एहतजाजी मुजाहिरे हुए हैं। आया जिले के डिप्टी कमिश्नर को यादाश्त पेश की गई है। हिजाब हमारा हक है, इस नारे के साथ रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे हुए। दूसरी जानिब हिजाब का तनाज़ा उडुपी जिले के अलावा चंडीगढ़ शहरों में फैला है। हिजाब की मुखालफत में आज भी कई मकामात पर हिंदू तंजीमों ने तुलबा में ज़ाफ़रानी शाल तकसीम किए हैं। सोचा था कि ये इतना बड़ा जाएगा, इतना लॉन्ग जाएगा। हम लोगों ने ये रिलीजियस भी नहीं सोचा था, रिलीजियस होगा और पॉलिटिकल होगा ऐसा भी नहीं सोचा था। हम लोग जस्ट हमारा राइट मांग रहे थे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में आता है। हमारा गवर्नमेंट कॉलेज होने के नाते उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बेसिस पर ही चलता है गवर्नमेंट कॉलेज। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हमें हमारा राइट देंगे, बट इसको इतना लंबा खींचा गया कि अब दूसरे कॉलेजेस में भी हिजाब बैन हो रहा है और दूसरे कॉलेजेस के लाइक अदर रिलीजन पीपल आर वेयरिंग सैफरन शॉल। वो ऐसा कह रहे हैं कि अब जब तक हम नहीं निकालेंगे वो भी नहीं निकालेंगे। हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, वो जो भी पहनना चाहते हैं वो पहने। मतलब अगर उनकी रिलीजन में इट्स इम्पोर्टेंट देन दे कैन वेयर, इट्स देयर चॉइस। लेकिन हमारे लिए इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स अ प्राइड, इट्स अ मैटर ऑफ डिग्निटी, सो वी वांट टू वेयर इट एंड वी वांट इट्स अ टोटली वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज, because when constitution is allowing us, giving a right us to practice our religious thing, then why they are not allowing us? So it's a total violation of our fundamental rights. पहले तो सीनियर्स तो शॉल पहन कर जा रहे थे, वो लोगों को अंदर बिठा रहे थे, या हिजाब पहन कर जा रहे थे, वो लोगों को अंदर बिठा रहे थे। मतलब हम लोगों को क्यों बाहर बिठा रहे? मतलब इसमें ही पता चलता है कि वो लोगों को दूसरा ही रूल्स, हम लोगों को भी दूसरा ही रूल्स। वो एजेंडा दूसरा हो रहा है। हाँ, वो लोग भी पहन कर जा रहे थे, वो लोगों को भी क्लास में बिठा रहे थे। सिर्फ हम लोगों को क्यों नहीं बिठा रहे? Me or my friends will not remove the hijab and go inside the classroom. I hope and I have Even trust. Though High Court says. Yeah, I have trust that judiciary system is with us and it will allow us to wear the shawl. I have fully hope on them that they will allow us to wear inside. तो आपको बता दें, कर्नाटक में हिजाब की हिमायत में मुस्लिम खवातीन आज सड़कों पर उतरी हैं। रियासत के हासन, मंडिया, मुडकीरी शहरों में आज एहतजाजी मुजाहिरे भी हुए हैं। ज़िले के डिप्टी कमिश्नरों को यादाश्त पेश की गई है। हिजाब हमारा हक है, इस नारे के साथ रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे हुए। दूसरी जानिब हिजाब का तनाज़ा उडुपी ज़िले के अलावा चंडीगढ़ शहरों में फैला है। हिजाब की मुखालफत में आज भी कई मकामात पर हिंदू तंजीमों ने तुलबा में ज़ाफ़रानी शॉल तकसीम किए। वहीं कर्नाटक के इलाके उडुपी में हिजाब पर जारी तनाज़े पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। बेंगलुरु में IUMLA के रियासी सदर जावेदुल्ला ने कहा कि हिजाब के खिलाफ मुहिम चलाने वालों का हुकूमत साथ दे रही है। इस मुहिम के जरिए मुस्लिम लड़कियों को तालीम हासिल करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। जावेदुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी जल्द ही खवातीन कमीशन में शिकायत दर्ज कराएंगे। आज ये बीजेपी हुकूमत कर्नाटक में आने के बाद जो हिजाब के खिलाफ जो मुहिम चलाने वालों को सपोर्ट कर रही है और वहाँ के लोकल MLA MPs भी सपोर्ट कर रहे हैं। और इस इतने दिन के बाद इनको हिजाब क्यों याद आया? जब बहुत सारे मसाइल हमारे रियासत में थे, उन मसाइल को छोड़कर, हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं, उनको छोड़कर सिर्फ हिजाब इनको क्यों? अभी इस वक्त में जब इम्तिहानात करीब हैं बच्चों के, इस वक्त में हिजाब इनको क्यों याद आया? मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है, बीजेपी गवर्नमेंट इनके सपोर्ट में है, जो हिजाब के खिलाफ मुहिम करने वालों का सब पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है।
वहीं हिजाब मामले को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात की और बात करते हुए उन्होंने आरएसएस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और उन्हें माशरे में इंतशार पैदा करने वाला मामला करार दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के साहिली इलाके में आरएसएस एक टेस्टिंग लैब बना रही है। अगर वहां आरएसएस कामयाब होती है तो उसे दूसरे हिस्सों में नाफिज करेगी। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंजाब में कांग्रेस के सीएम के उम्मीदवार के नाम के ऐलान का खैर मकदम किया है। हमारे साथ हैं राज्यसभा नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी। सर, कर्नाटक में जिस तरह से हिजाब कंट्रोवर्सी हो रहा है और बीजेपी की तरफ से एलिगेशन लगाया था कि जो ड्रेस कोड था ये कांग्रेस की तरफ से लगाया गया था पहले। ये देखिए, ड्रेस कोड जो भी था वही अब 9-10 साल से चलते हुए आ रहा है, तो आप लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? क्या उसमें केसरी का था क्या? नहीं। तो ये जो कर रहे हैं आने के बाद एक के बाद एक ऐसे नए चीज़ें लाकर समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वो एक जो खास करके कोस्टल एरिया जो है कर्नाटक का, वो एक आरएसएस वालों ने उसको एक टेस्टिंग लेबोरेटरी बना ली है। तो वहाँ पर अपना टेस्ट करना चाहते हैं और फिर उसके बाद में जो चीज़ें वहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं वो चीज़ों को दूसरे जगह लागू करने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली। हिजाब मामले को लेकर के जहां एक तरफ बीजेपी लीडरान को तनकीद का निशाना बना रही है कांग्रेस, वहीं आपको बता दें कांग्रेस लीडरान भी जो है राहुल गांधी को कांग्रेस को तनकीद का निशाना बना रही है। मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पूरे मामले को लेकर के राहुल गांधी को निशाना बनाया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल गांधी हिजाब के मामले को लेकर के सियासत कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर हिजाब मसले को फिरका वाराना रंग देने का इल्ज़ाम भी लगाया है। देखो, राहुल जी की प्रॉब्लम क्या है, वो पहाड़ से गिरते हैं तो खजूर पे अटकते हैं। अब गए थे गंगा जी स्नान करने, गले पड़ गया हिजाब उनके। अब दिक्कत ये नहीं है हिजाब की इशू। देखो भैया, एक हर इंस्टीट्यूशन की डिसिप्लिन होता है, डेकोरम होता है और ड्रेस कोड होता है। अब उस पर भी जो है वो सियासत, उस पर भी जो है वो किस तरह से आप अपना जो है वो उसको कम्युनल तड़का उस पर लगाओ। मामला भी कोर्ट में है, देखेंगे। हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद कर्नाटक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, ये मामला बहुत ही आगे बढ़ चुका है, ऐसे में सियासत भी इस मामले को लेकर के हो रही है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से इस पूरे मामले को लेकर के अब क्या कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं? रऊफ, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है? तो आपको बता दें कि हिजाब मामले को लेकर के जहां पर ख़वातीन सड़कों पर उतर आई हैं, अपने हक़ को लेकर के एहतजाज कर रही हैं, वहीं सियासी लीडरान भी जो है इस पूरे मामले को लेकर के सियासी रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर तनकीद का निशाना बना रही है। रऊफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, ये बता दें कि ये मामला अब जितना जितना आगे बढ़ता जा रहा है, सियासी लीडरान भी अब इस पूरे मामले को लेकर के बयानबाजी कर रही है, तो क्या कुछ इसमें आगे अब इक़दाम किए जाएंगे? रऊफ, अब तक आवाज़ पहुंच पा रही है? हमारे नुमाइंदे रऊफ से राब्ता। जी रऊफ, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है? रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर के अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? हमारे नुमाइंदे रऊफ से राब्ता बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आपको बता दें कि मुस्लिम ख़वातीन एहतजाज कर रही हैं। उनका मांग है कि उन्हें हिजाब पहनने का जो हक़ है वो उनसे न छीना जाए।
तालीमी इदारों में उनको हिजाब पहनने का हक बरकरार रहना चाहिए। रऊफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे नुमाइंदे। रऊफ, क्या कुछ कार्रवाई इस मामले को लेकर के हो रही है? जी देखिए, रियासत कर्नाटक के उडुपी शहर की एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ तनाज़ा अब रियासत के दीगर शहरों में फैल चुका है और पूरी रियासत में इस वक्त जो है हिजाब को लेकर जो है तनाज़ा पैदा हुआ है और इस पर बहस हो रही है। आज बड़ी तादाद में मुस्लिम खवातीन, मुस्लिम लड़कियां सड़कों पर उतर आई हैं और पुरजोर तरीके से एहतजाज कर रही हैं और जो मुहिम हिजाब के खिलाफ शुरू की गई है उसकी मजम्मत कर रही हैं। आज रियासत के हासन, पूरक जिले के मड़केरी और मंडिया में पुरजोर एहतजाजी मुजाहिरे हुए हैं और ये मुतालिबा किया जा रहा है कि हुकूमत से जो पहले से जो सदियों से जो रिवायत चली आ रही है, कॉलेजों में, तालीमी इदारों में हिजाब पहनकर जो लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं, उस सिलसिले को आखिर अब क्यों रोका जा रहा है, उस पर क्यों आवाज उठाई जा रही है, अचानक क्यों ये पाबंदी आयद की जा रही है। तो इस तरह आज हम यहाँ ये भी देखने को मिला है कि कर्नाटक के कई चंद एक मुकामात में हिंदू तंजीमों ने जो है शाल तकसीम करते हुए तलबा में एहतजाज किया और ये पुरजोर मुतालिबा किया कि अगर हिजाब को इजाजत दी जाती है तो वो शाल पहनकर स्कूल में दाखिल होंगे। तो चंद एक मकामात पर इस दबाव को देखते हुए, हिंदू तंजीमों के इस एहतजाज को देखते हुए स्कूल के प्रिंसिपल्स ने ये फैसला लिया है कि वो हिजाब और शाल दोनों को भी इजाजत नहीं देंगे। इसी दौरान हम देख रहे हैं कि 2 दिन कबल यानी 5 तारीख को रियासती हुकूमत का एक सर्कुलर जारी होता है, एक हुक्मनामा जारी होता है कि जिसमें जो ड्रेस कोड है उस पर पाबंद रहें। जो यानी कि एक तरह से इस सर्कुलर के मुताबिक भी ये बात सामने वाज़ह होती है कि हिजाब के लिए कोई गुंजाइश नहीं है सरकारी कॉलेजों में। ये बात सामने आती है। इस हुकूमत के इस सर्कुलर भी जो है इसकी भी मुखालिफत की जा रही है और कल ये मामला, अहम मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में कल इस पर समाप्त होने वाली है। देखना ये होगा कि अदालत का क्या फैसला होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अदालत में जो है 6 लड़कियां रुजू हुई हैं अदालत से कि जिस तरह से उन पर रोक लगाई गई है, क्लासरूम में दाखिल होने से रोक लगाई गई है, तो इस सिलसिले में वो अदालत से रुजू हुए हैं। कल जो है कर्नाटक हाई कोर्ट की समाअत मुकर्रर है। अदालत का फैसला क्या होगा ये भी देखने की बात होगी। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सियासत इस पूरे मामले पर खूब देखने को मिल रही है। खास तौर पर बीजेपी अपनी जिद पर बरकरार है कि किसी भी सूरत में जो है वो जो कोड है उस पर अमल करें। लड़कियां हो, लड़के हो, स्कूल में जो ड्रेस कोड होता है उसी पर, यूनिफॉर्म पर, उसी पर अमल होना चाहिए। दूसरा इसमें कोई इजाफा नहीं होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया कि आरएसएस एक लैब तैयार कर रही है, एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जो अगर यहाँ पर कामयाब हुआ तो आगे भी बढ़ाया जाएगा और भी कई जगहों पर किया जाएगा। जी, हम देखते हैं कि उडुपी जहाँ से ये तनाज़ा शुरू हुआ है पहले से ही हसास माना जाता है। वहाँ पर हिंदू तंजीमों का गलबा है एक तरह से और यहाँ से जो तनाज़ा जो शुरू हुआ है वो सिर्फ महज 6 लड़कियों को जैसा कि रोका गया था हिजाब पहनने से, तो ये मामला बढ़ता दीगर कॉलेजों में, दीगर शहरों में फैल चुका और इसके बाद हम देख रहे हैं कि एक मुकम्मल तौर पर जाफरानी शाल तकसीम करने की जो मुहिम शुरू हो गई है उस पर सवालात भी खड़े किए जा रहे हैं कि अचानक ये जाफरानी शाल कैसे आई, तलबा में क्यों ये तकसीम किए जा रहे हैं, क्यों जबरदस्ती जो है जाफरानी शाल तकसीम करते हुए कॉलेज के कैंपस में जो माहौल है, जो एक पुराना माहौल रहता है, ना वहाँ पर सियासत रहती है, ना वहाँ पर इख्तलाफात होते हैं, तो एक पुराना फिजा को क्यों खराब करने की कोशिश अचानक शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है कि इंतखाबात करीब हैं और यहाँ पर आने वाले दिनों में बजट सेशन शुरू होने वाला है रियासत का। तो अपोजिशन जमातें ये कह रही हैं कि इन तमाम जो अहम मुद्दे हैं, मसाइल हैं, उन पर से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की एक मुहिम यहाँ पर शुरू की गई है। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये पूरा तनाज़ा क्या रुख इख्तियार करता है। बिल्कुल रऊफ, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।
यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हुकूमत की सरजनिश की है। अदालत ने त्रिपुरा हुकूमत को इंतबाह दिया है कि उसके हुक्म के बावजूद नोटिस क्यों जारी किया गया है। 10 जनवरी को अर्जी गुजारों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने अदालत के हुक्म के बावजूद नोटिस जारी किया गया, जो अदालत के हुक्म की अधूली है। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हुकूमत से इसके फैसले का एहतराम करने को कहा है और साथ ही ये वाज़ेह भी कर दिया है कि लोगों को परेशान न किया जाए, वरना दाखिला सेक्रेटरी और एसपी तलब किए जाएंगे। ख्याल रहे कि सहाफ़ी समीउल्लाह शबीर खान के ट्वीट के लिए त्रिपुरा पुलिस के जरिए जारी किए गए नोटिस चैलेंज को करने वाली अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत ने नाराजगी का इजहार किया है। हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, जो त्रिपुरा हुकूमत ने नोटिस जारी किया उसको लेकर के सख्त नोटिस लिया है अदालत ने। देखिए, साफ तौर से त्रिपुरा में जो यूएपीए को लेकर FIR का पूरा मामला था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता की तरफ से ये कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में पहले ही आदेश जारी कर दिया और ये कहा है कि अब इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई न की जाए, बावजूद इसके त्रिपुरा प्रशासन की तरफ से उन्हें नोटिस जारी किया है। हालांकि इस पर नाराजगी भी सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की है और साथ ही साथ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये भी कहा है कि अगर अदालत के आदेश का सम्मान नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये एक गलत धारणा भी बनेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर इस पूरे मामले में कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो फिलहाल त्रिपुरा के गृह सचिव हैं और जो एसपी हैं उनको अदालत समन भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करता है तो उसको सम्मान किया जाना चाहिए। हालांकि साफ तौर से इस पूरे मामले में पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि इस पूरे प्रकरण को लेकर अब कोई भी आगे कार्रवाई न की जाए, यानी कि पत्रकार समीउल्लाह शबीर खान ने जो ट्वीट किया था उस ट्वीट के बाद इस प्रकार की कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया था। बहरहाल इस पूरे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने न केवल नाराजगी जाहिर की है बशर्ते एक चेतावनी भी दी है त्रिपुरा प्रशासन और गृह सचिव को कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे न करें। अगर अदालत कोई भी आदेश जारी करता है तो तमाम राज्य सरकारें उसका सम्मान करें। जी के लिए सच्ची लगन और मेहनत से चाहे तो क्या कुछ मुमकिन नहीं है। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम आपको ऐसे ही बच्चों से मिलवाते हैं जिन्होंने लगन और मेहनत से बुलंद मकाम अता किया है। देखिए एक ऐसी कहानी। नमस्कार एंड वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। आज इस मंच पर भी खेल जगत से कुछ ऐसे जिद्दी और जिगर वाले यंग जीनियस आएंगे और हमारे इस एपिसोड को एक बहुत ही खास एपिसोड बनाएंगे। जब मैं राइफल में अपनी बुलेट लोड करती हूँ तो मुझे सिर्फ बुलजाई दिखता है। हम जगमगाएंगे। मैं हूँ सिमरन शर्मा, मैं एक नेशनल पैरा राइफल मेडलिस्ट हूँ। जब वो सिमरन 9 महीने की थी तब हम लोगों का एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि सिमरन की मेजर स्पाइनल कोर्ड सर्जरी हुई थी एंड आफ्टर दैट शी वाज पैरालाइज्ड। मेरा ड्रीम है कि मैं 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूं। जो अपने जुनून से संभव और असंभव के बीच का फर्क मिटा दे, जो अपनी इच्छा शक्ति से किस्मत को बदल कर दिखा दे, ऐसे हैं हमारे अगले जीनियस। किस्मत पर नहीं, खुद पर भरोसा रखे। अपन चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, भले हालात कैसे भी हो। मेरा नाम अब्दुल कादिर इंदौरी है और मैं एक नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियन हूँ। आप लोग जो भी करते हो वो सब मैं अपने पैरों से, जैसे कि लिखना, साइकिलिंग, लैपटॉप चलाना, टैबलेट, फोन, ये सब मैं पैर से कर लेता हूँ। एक बात बताइए अब्दुल, जब आपके साथ एक्सीडेंट हुआ तब आप कितने साल के थे? 7। आपको हिम्मत किसने दी? पापा ऐसे सिखाते नहीं थे कि तू निराश हो, मतलब मींस गॉड की चीज थी, गॉड ने ले ली, अपन क्या कर सकते। बस जो काम हाथ से कर रहे हो पैर से करो। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जेएनयू की कमान पहली बार खातून के हाथ में है। पुणे यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर शांतनी श्री
धूलीपोड़ी पंडित को जेएनयू का नया वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया है। वो जेएनयू की पहली खातून वीसी है। सुबुकदोश होने वाले वीसी जगदीश कुमार ने कहा कि वो आज प्रोफेसर पंडित को चार्ज सौंप देंगे। कोरोना केसेस में कमी के पेश नज़र कई रियासतों में तालीमी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली में भी आज से 9वीं ता 12वीं जमात की क्लासेस का आगाज़ किया गया है। इसी सिलसिले में हमारी नुमाइंदा रचना ने एसकेवी स्कूल के तलबा और टीचरों से बातचीत की। देश की राजधानी दिल्ली में धीरे धीरे कोरोना के मामले कम होने लगे हैं और इसी के चलते डीडीएमए ने कई चीज़ों में राहत दी है और दिल्ली में आज से करीबन 40 दिन के बाद 9वीं से 12वीं तक के कक्षाएं जो हैं वो खुल चुकी हैं और हम आपको लेकर चलेंगे क्लास में कि किस तरीके से यहाँ पर प्रोटोकॉल्स का पालन कराया जा रहा है, बच्चों का क्या कहना है। तो हम पहुँचे हैं दल्लूपुरा के एसकेवी स्कूल में और यहाँ देखें तो जो क्लास है वो चल रही है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं स्कूल खुले और अब चूंकि डीडीएमए ने ऑर्डर जारी कर दिया है और उसके बाद करीबन 40 दिन के बाद कक्षाएं फिर से खुल गई हैं। फिलहाल ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों पर ही कक्षाएं चलेंगी। प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा और जो प्रेयर असेंबली है वो फिलहाल नहीं होगी। बच्चों को लंच भी क्लास में बैठकर करना होगा। तो तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन यहाँ करना होगा। अगर आप देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही यहाँ पर स्टूडेंट्स को बिठाया गया है। मास्क लगाना ज़रूरी होगा, तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी ने मास्क लगा कर रखे हैं। तो क्लास में पढ़ाई चल रही है, टीचर हैं यहाँ पर, बच्चों से भी हम जान लेंगे कि उन लोगों का क्या कहना है। ये बताइए कि 40 डेज़ के बाद स्कूल खुले हैं तो कैसा लग रहा है? हम बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों बाद स्कूल आए हैं, बहुत दिनों से स्कूल बंद थे तो हम अपने टीचर्स को भी मिस कर रहे थे और हम पढ़ाई को भी मिस कर रहे थे। ऑनलाइन में अच्छी पढ़ाई हो रही थी पर जिस तरीके से हम ऑनलाइन में ज़्यादा मज़ा आता है या क्लास में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है? वैसे तो ऑनलाइन में भी टीचरें अच्छा पढ़ाती हैं पर जितना अच्छा हमें फिज़िकल में पढ़ने में आता है उतना ऑनलाइन में नहीं आ पाता है। आप बताइए, लंबे समय के बाद स्कूल खुल रहे हैं, कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। अब अपने फ्रेंड से मैम बातें कर पा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा और मैम जब टीचर पढ़ाते हैं तो अलग ही फीलिंग आती है जो ऑनलाइन में बिल्कुल नहीं आती। ऑनलाइन में तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, फ़ोन को ऑन करके रख देते हैं और इधर उधर चले जाते हैं और ध्यान भी नहीं दे पाते क्योंकि आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। पर जब हम यहाँ पर आते हैं, मैम हमें देखते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछती हैं तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता तो इसीलिए बच्चे चाहते हैं कि क्लास में आकर पढ़े। आप बताइए कि इनका तो कहना है कि क्लास में आकर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन जब हम पढ़ाई करते हैं तो जिस तरीके से क्लास में आकर हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं या टीचर से हम इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, आपको क्या लगता है? हाँ, ऑनलाइन भी हो जाते थे हमारे डाउट सॉल्व बट नेटवर्क इशू होते थे कभी कभार हमारे नेटवर्क इशू होते थे, टीचर्स के नेटवर्क इशू होते थे, तो जो हमारे डाउट्स थे वो अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाते थे क्योंकि बैक कैमरा करके हम अकाउंट्स के क्वेश्चन नहीं कर पाते थे। तो बट अगर हम अपनी क्लास में हैं ऑफलाइन तो अपने डाउट भी क्लियर हो जाते हैं हमारे और जितने भी हमारे डाउट्स होते हैं वो हम पूछ लेते हैं अपनी टीचर से, वो हमारे इंटरेक्ट कर पाते हैं तो वो हमारे अच्छे से समझ में आ जाता है। मैम ये बताएं कि एक बड़ा चैलेंज होता है कि बच्चे इतने दिनों बाद स्कूल आए हैं और प्रोटोकॉल्स को भी यहाँ पर फॉलो करवाना होता है, तो किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं? प्रोटोकॉल तो हम मॉर्निंग से ही बिल्कुल 7:30 हमने इनको अलाउ करा था एंट्री के लिए। सब बच्चे बताएंगे सैनिटाइज़र था बाहर? yes, आपने सैनिटाइज करा अपने हैंड्स को? yes, थर्मल स्कैनिंग थी? yes, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइज़र के बाद टीचर्स वहाँ पर ड्यूटी पर प्रेजेंट थे। उन्होंने उनको क्लासरूम की डायरेक्शन बताई। बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में गए, वहाँ उन्होंने प्रेयर कराया। यहाँ उनको क्लास टीचर प्लस सब्जेक्ट टीचर ने सब ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में बताया या नहीं? सबको डायरेक्शन दी गई। दूसरा, अब ये बच्चे बहुत अच्छा इनिशिएटिव था दिल्ली गवर्नमेंट का कि वैक्सीनेशन कराने का। तो हमारे 15 से 18 साल तक के बच्चे 99.4% बच्चे वैक्सीनेटेड हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो उन सारे बच्चों पर किस तरीके से आप लोग मॉनिटरिंग कर पाते हैं?
हमने बच्चों को डायरेक्शंस दी हैं और हम खुद भी क्लास में प्रेजेंट रहते हैं। प्रेयर टाइम में भी हम क्लास में ही थे ताकि बच्चे अपने डेस्क पर ही खड़े रहें और वहीं पर उनका प्रेयर वगैरह होगा और सेम रिसेस में भी ये सब रहेगा। और यहाँ पर लोगों को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को सभी को प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा ताकि दोबारा से स्कूल बंद करने की नौबत यहाँ पर ना आ पाए। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।